हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस एनसीईआरटी स्टडीज़। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 हिंदी का आरोह बुक का चैप्टर 14 फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक को। ठीक है, लेखक परिचय ऑलरेडी हम एक वीडियो में कर चुके हैं, बट एक छोटी सी जल्दी से हम एक बार और रिवाइज कर देंगे और फिर पढ़ेंगे हम इस पार्ट के पार्ट के सार को और इस बेसिकली पूरे पार्ट को। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय से। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध आचार्य उपन्यासकार एवं कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आरोही हिंगोन, जिला पूर्णिया अब अररिया, बिहार में सन 1921 में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से पढ़ाई बीच में ही छोड़कर राजनीति में रुचि लेने लगे। इनका जीवन संघर्ष में रहा। ये प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक तथा सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहे। साथ ही रचनात्मक साहित्य की ओर उन्मुख होकर नए तेवर देने में अग्रणी बने। इनका निधन 1977 ईस्वी में पटना में हुआ। रेणु जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास है ये, ठुमरी, अग्निखोर, आदमी, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप कहानी संग्रह है, क्षणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुति अश्रुति पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज। उनकी रचनाओं में मेला आंचल का आचलकित की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। ये था जी फणीश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, पहलवान की ढोलक को। ठीक है, पहले पढ़ेंगे पाठ का सार। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। इसमें कथानायक लुट्टन सिंह पहलवान की जिजीविषा एवं हिम्मत का चित्रण किया है। इसका सार इस प्रकार है। देखो, छोटी सी बात में एक बार समझा देता हूँ। एक गांव होता है, ठीक है, जहाँ पे एक लड़का होता है। चैप्टर में जब पढ़ेंगे आपको रेफरेंस में दे दूंगा। बेसिकली यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में पूरे में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो एक गांव होता है जहाँ पर एक लड़का होता है, छोटा लड़का होता है। उसका विवाह छोटी ही उम्र में किया जाता है। ठीक है, और उसके माता पिता जो है फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका जो लालन पालन जो होता है वो उसकी किसकी सासू माँ के साथ हो, जो उसकी जो सासू माँ है वो उसका लालन पालन करती है। ठीक है, अब जब उसका लालन पालन हो जाता है वो खूब मजबूत होता है, कसरत करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करता है। अब जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, फिर पहलवान बन जाता है और अपनी ही अदाओं में पूरे गांव में वो चला करता है। छोटे बच्चों की तरह वो चश्मा वगैरह भी लगाता है। तो अपनी एक उसकी अलग ही अदा थी। वो गांव में इस तरीके से ठहला करता था और पहलवानी वो किया करता था। एक बार क्या हुआ, एक दंगल था, ठीक है, शामनगर का दंगल यहाँ पे हम बोलेंगे उसको। वहां पर एक पहलवान आया था, पंजाब से पहलवान की टोली आई थी। तो एक पहलवान था जिसने सभी को चित कर रखा था। अब इसका मन किया लाओ जी चलें। जब ये वहां पहुंचा तो उसने, जब वहां पे मैच चल रहा था, तो उसने सबको आह्वान किया, आ जाओ, भिड़ जाओ मेरे से, कौन भिड़ेगा। तब ये जो पहलवान है ये उस आदमी से, उस पंजाबी पहलवान से भिड़ गया। ठीक है, और जो इस गांव के, इसके गांव के जो राजा जी थे, ठीक है, उन्होंने इस पहलवान से, इस वाले से मना किया, ना भैया तू रहने दे, काय को पसली तोड़वाएगा, ये बहुत बड़ा आदमी है, चित्त करके रख देगा तेरे को, बहुत बड़े बड़े ये धुरंधर है, तू इनसे लड़ेगा। ठीक है, तो राजा जी ने ऐसा कहा, पर इसने जो है राजा जी के सामने क्या, ना जी मेरे को तो लड़ने दो, ठीक है, मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। राजा जी ने फिर हार के, चल तू लड़ ले, देखें तू क्या करेगा। राजा जी ने परमिशन दे दी। अब जब इस पहलवान ने, जो उस गांव का था, और उससे लड़ाई की, ठीक है, उससे क्या की, कुश्ती की, तो क्या हुआ, इसको जो चित करता था वो खुद चित हो गया इस पहलवान से लड़ने पर। और ये जो पहलवान है फिर क्या है, छा गया, राजा जी का नाम कर दिया इसने, उस गांव का नाम कर दिया। और इसी से लेके अब जब राजा जी का नाम हो गया तो इसने, जो पहलवान था, वैसे तो पहले नॉर्मली था जैसे आर्म रहते हैं, बट फिर क्या हुआ, ये राज दरबार में ये क्या हुआ, फिर सम्मिलित हो गया। लोगों ने, जो राज दरबार के लोग थे, उन्होंने मना किया, नहीं जी ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, ये यहाँ नहीं आ सकता। खूब कहा, पर राजा जी ने कहा नहीं, ये यहीं रहेगा। तो फिर
ऐसी कहानी चलती रही। फिर जब राज दरबार में पहुंच गया तो और अच्छा खान पान हो गया इसका। फिर जो है और भी बड़े बड़े इसने धुरंधर को चित कर दिया। ठीक है, अब यहां तक एक समरी थी। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। गांव की भयानक स्थिति। ठीक है, यहां मैंने आपको एक छोटी सी क्या बताई थी, समरी बताइए कि इस प्रकार से कुछ कुछ होने वाला है। गांव की भयानक स्थिति। ठीक है, पहला पॉइंट, जाड़े के दिन थे, गांव में हैजा और मलेरिया का प्रकोप था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता ही आता है जनरली। आप अगर हाफ ईयरली भी देखे हुए हो तो उसमें मिला होगा आपको कि जो गांव में कौन सी बीमारी फैली थी, तो 2 हैजा और मलेरिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। अमावस्या की रात निस्तबंधता में सियारों एवं उल्लुओं की आवाज डरावनी लग रही थी। मलेरिया और हैजा की महामारी से ग्रस्त गांव की झोपड़ियों से रोगियों की करहाने की आवाजें और बच्चों की माँ माँ की करुणा पुकार की कभी कभी सुनाई दे रही थी। ठीक है, तो ये हुआ पहला पॉइंट। अब लुट्टन पहलवान की ढोलक। अब ये लुट्टन पहलवान कौन है? ये वही पहलवान है जो कि क्या इस गांव का था। ये जो गांव का था ना, ये इसी का है। अब इसी ने उस आदमी को चित किया था। पर अभी रोको, धीरे धीरे पढ़ेंगे। रात्रि के ऐसे भयावह वातावरण में लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। अब इसकी क्या है, एक ढोलक थी जो कि हमेशा बजती रहती थी। संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से ढोलक बजती रहती थी। वो गति क्या थी? चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। ठीक है, अर्थात अब इसका मतलब था कि आजा भिड़, आजा भिड़। बीच बीच में उसकी ताल बदलती रहती थी। लुट्टन पहलवान के कारण उस गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। भाई गांव में तो मलेरिया और हैजा फैल रखा था, भयानक स्थिति हो रखी थी गांव की। ठीक है, सब डरे हुए थे। लाइक अभी यहाँ पर अभी फिलहाल की बात करें तो कोरोना, सभी क्या है घर में बंद थे, भयानक स्थिति थी। सेम स्थिति वहां थी उस टाइम पर क्या है, इसकी ढोलक जब बजती थी तो सभी पूरे गांव में अच्छा वातावरण हो जाता था। संजीवनी शक्ति की तरह जो है इसकी ढोलक काम किया करती थी। अब लुट्टन का बचपन। लुट्टन की शादी बचपन में हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके माता पिता उसे 9 वर्ष में ही अनाथ छोड़कर चल बसे। ठीक है, कितने वर्ष की आयु थी अब उसकी? 9 वर्ष की। ठीक है, बाल विवाह हुआ था। तब उसकी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह बचपन में गाय चराता, ताजा दूध पीता और कसरत करता। ठीक है, नियमित कसरत से वह जवानी में कदम रखते ही अच्छा पहलवान बन गया। ठीक है, क्या अब कसरत करता, दूध पीता, अच्छा दूध पीता। ठीक है, गाय चराता, खेलता कूदता, मेहनत करता, तो क्या वो जैसी जवानी के उस टाइम पे पहुंचा तो अच्छा पहलवान बन गया। तब वह कुश्ती भी लड़ता था। अब बात करते हैं श्यामनगर का दंगल। मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि वो क्या है, श्यामनगर के दंगल में गया था। लुट्टन एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेले में गया। वहां पर पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। उसे बिना सोचे समझे शेर के बच्चे की चुनौती दे दी। पंजाब का पहलवान चांद सिंह। अब वो पहलवान कौन था? वो था चांद सिंह। ठीक है, जिसने सभी को क्या चित्त कर रखा था। और उसके गुरु थे बादल सिंह, जो कि उसके साथ मेले में आए थे। चांद सिंह को ही शेर का बच्चा टाटियल प्राप्त था। ठीक है, जो चांद सिंह था जो कि पंजाब से आया था, उसको शेर का बच्चा टाइटल नाम से प्राप्त था। ठीक है, आप शेर के बच्चे एक टाइटल मिल जाता है ना, तो उसको शेर का बच्चा टाइटल मिल रखा था। दर्शकों ने लुट्टन की चुनौती सुनकर उसका उपहास किया। अब जो लुट्टन सिंह था, जो उस गांव का पहलवान था, उसने उसको चुनौती दी कि आजा भैया देखते हैं। अब उसने क्या है, अब सभी जैसी उसने उसको चुनौती दी तो जो गांव वाले थे उसने उपहास किया। पंजाबी पहलवान का दल उसे गालियां देने लगा। राजा साहब ने भी विवश होकर उसे कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। ठीक है, कुश्ती में विजयी। ढोल बजने लगा, कुश्ती प्रारंभ हुई। उस समय ढोल की ताल सुनकर लुट्टन जोश में आ गया। ढोल से चट धा गिड़ धा, ढाक धिना, तिरकिट तिना, धाक तिना इत्यादि तालें निकल रही थी, जिसका लुट्टन ने यह आशय निकाला कि मत डरना, वाह पट्टे, दाव काटो, उठा पटक दो, चित करो, वाह बहादुर इत्यादि। जो ढोल बज रही थी उसका जो ये लुट्टन सिंह है ना, खुद ही मतलब निकाल रहा था अपने मन में।
कि क्या निकाल रहा था, मत डरना वाह पट्टे दाव काटो, उठा पटक दो, चित कर दो वाह बहादुर इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है वो खुद निकाल रहा था मतलब, और उससे जोश आ गया उसे लड़ने का। इस प्रकार ढोल की ताल के अनुसार दाव मारने से लुट्टन ने चांद सिंह पहलवान को चारों खाने चित कर दिया, यानी एकदम खत्म, अब वो लड़ने के बचा ही नहीं। तब दर्शकों ने महावीर जी की, माँ दुर्गा की जयकार लगाई। तब राजा ने लुट्टन के नाम के साथ सिंह जोड़कर उसे शाबाशी दी। ठीक है, पहले क्या था उसका नाम, लुट्टन। क्या नाम था जी, लुट्टन। जब वो उस फाइट को, उस दंगल को जीत गया तो उसके नाम के आगे क्या लग गया, सिंह। क्या बन गया जी, लुट्टन सिंह। ठीक है, देते हुए सदा के लिए राज दरबार में रख लिया। ठीक है, शाबाशी दी और जो है हमेशा के लिए राज दरबार में रख दिया। 15 वर्ष का इतिहास। 6th पॉइंट, राज दरबार का आश्रय पाकर लुट्टन सिंह ने काला खां आदि पहलवानों को पराजित कर अपनी कीर्ति फैलाई। ठीक है, मैंने बताया था ना भाई, राज दरबार में पहुंच गया, उसे अच्छा खाना पीना मिला, तो उसने क्या है, काला खां एक बहुत मशहूर बहुत प्रसिद्ध इसी तरीके का दाव पेच लगाने वाला एक पहलवान, उसे भी चित कर दिया। ठीक है, उसे भी पराजित कर दिया। उसने अपने दोनों पुत्रों को भी पहलवान बना दिया। दंगल में दोनों पुत्रों को देखकर लोग कहते, वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। 15 वर्ष का समय बीत गया। ठीक है, अब इस तरीके से चलते चलते 15 वर्ष का समय बीत गया। तब वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। जो राजा जी थे वो वृद्ध हो गए और जो है वो स्वर्ग सिधार गए, यानी उनकी डेथ हो गई। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही शासन हाथ में लिया। अब जो राजकुमार थे वो विलायत से आए, बाहर से दूर से आए, उन्होंने शासन हाथ में लिया। उन्होंने अनेक परिवर्तन किए। अब उन्होंने आते ही अनेक परिवर्तन कर दिए, पहलवानों की छुट्टी कर दी। राजा जी ने तो रखा था आजीवन, बट जो नए राजा थे उन्होंने क्या है, पहलवानों को वहां से निकाल दिया। क्या कहकर कि भाई ये वैसे ही खर्चा बढ़ा रहे हैं हमारा। ये आपको समरी दी जा रही है, इसलिए आपको मैं पूरी बात बता। अतः अपने पुत्रों के साथ लुट्टन पहलवान गांव लौटा आया। ठीक है, अब क्या है, राज दरबार में से निकल के जो लुट्टन पहलवान था वो गांव आ गया। अब 7th, अंतिम जीवन काल। लुट्टन की सास और पत्नी का निधन हो गया था। गांव में आकर लुट्टन अपने पुत्रों को दाव पेच सिखाता, वह स्वयं ढोलक बजाता था। अकस्मात गांव में महामारी फैली, जिससे रोज 2-3 लोग मरने लगे। एक दिन पहलवान के दोनों पुत्र भी चल बसे। अब एक दिन जो उसके 2 पुत्र थे वो भी चल बसे। लुट्टन ने उस दिन राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी झांगियां पहनी, फिर दोनों पुत्रों के शव उठाकर नदी में बहा आया। 4-5 दिन बाद जब एक रात में ढोलक नहीं बजी तो प्रातःकाल जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी थी। तब उन्होंने अपने गुरु की इच्छा के अनुसार लाश को पेट के बल चिता पर लिटाया और उसे आग देते हुए समय वे ढोल बजाते रहे। तो जब उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई तो उसे वो बहाकर आ गया। 3-4 दिन बाद जब ऐसा आया कि एक दिन रात में क्या बजता था, ढोल, पर एक दिन नहीं बजा, तो उसके जो शिष्य थे उन्होंने जाकर देखा। उस दिन क्या था, पहलवान भी मर चुका था, बट वो चित पड़ा था। अब पहलवान ने उनसे अपने शिष्यों से कह रखा था, जब मैं मरूं तो मेरे को चित मत चिता पर लिटाना, पेट के बल लिटा देना, और जब चिता को आग दो तो क्या करना, ढोल बजाते रहना। तो वही सारे काम इन्होंने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कर दिए। आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के चैप्टर देखने के लिए MS NCERT चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और आपको सभी प्रकार के यहाँ पर चैप्टर्स जो है वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन की इस चैप्टर की, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, और अगर इसकी सप्रसंग व्याख्या बनेगी तो वो भी हम इस वीडियो पे मतलब आने वाली वीडियो में डाल दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।